ग्रेड हब किंग नहीं होता तो वह उस वक्त तो केवल ग्रेड हब किंग के ऊपर ही निर्भर था। इसी वजह से तो अभी तक जहर होल इंसानों से विश्वासघात करने के बाद में भी बचा हुआ था, क्योंकि वह अपने आप को छिपाने में कामयाब था। शहर के अंदर चारों तरफ घूमने के बाद में अचानक से नितिन एक जगह पर रुकता है। अब उसके सामने एक वाइन शॉप थी। उसके बाहर लिखा हुआ था दुखों का मंडप। शराब के साथ में अब अपने आप को बिल्कुल दुखों से अलग कर सकते हैं। उन सभी शब्दों को पढ़ने के बाद में नितिन हंसने लगा। उसी मुस्कान के साथ में वह अब जब वह उस हॉल के अंदर घुस रहा था, तब उसने देखा कि वहां पर दो लेवल 6 के गार्ड्स खड़े हुए थे। नीचे से ही वह उस वाइन शॉप के अंदर पहुंचता है तो अचानक से उसके सामने एक वेटर आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, सर अब आपको क्या चाहिए, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। नितिन जल्दी से उसको एक मीडियम लेवल स्पीड स्टोन देता है और उससे कहता है कि मुझे एक अच्छा सा कमरा चाहिए जो बिल्कुल शांत हो। मीडियम लेवल की स्पीड स्टोन को देखने के बाद में उस वेटर की आंखें चमक उठती है, क्योंकि आखिरकार ये जिंग सिटी बहुत ही ज्यादा दूर थी और ये गरीबी रेखा के अंदर आया करती थी। इसीलिए उन सभी के लिए मीडियम लेवल स्पीड स्टोन भी बहुत ज्यादा कीमती हुआ करता था। लेकिन उस मीडियम लेवल स्पीड स्टोन की कीमत नितिन की नजरों के अंदर कुछ भी नहीं थी, इसीलिए उसे वह सब देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसके बाद में उस रूम के अंदर पहुंचने के बाद में नितिन अपनी सीट पर बैठा और उसने वेटर की ओर इशारा किया, इधर आओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में जानकारी निकलानी हो तो मैं कहाँ पर जा सकता हूँ। क्योंकि नितिन भी जानता था कि वह इस वाइन शॉप के किसी भी ओनर या वेटर से कुछ भी नहीं पूछ सकता था, क्योंकि उन्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा। क्योंकि जहर हॉल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था, इसीलिए वह यह भी नहीं चाहता था कि किसी और को इसके बारे में पता चले कि वह यहाँ पर जहर हॉल की तलाश के लिए आया था। इसीलिए वह पहले यहाँ पर एक ऐसे गाइड को ढूंढ लेना चाहता था जो उसे जहर हॉल के बारे में बता सके। और ऐसे व्यापार बहुत जगह हुआ करते थे जहाँ पर कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लिए सीक्रेट्स को बताया जाता था। नितिन के मुंह से वो सभी सब सुनने के बाद में वह वेटर उसके पास में आता है और नितिन से कहता है, अच्छा आपको किसी के बारे में जानकारी निकलवानी है तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह एक ही है, इन क्लाउड कॉर्नर। वे जिंग सिटी के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक नेटवर्क है जहाँ पर आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको होंगयांग शहर के अंदर किसी शाही परिवार के बारे में पता लगवाना है तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। कुछ ही समय पहले कोई यहाँ पर राजकुमारी हासना के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया था, क्योंकि वह भी राजकुमारी हासना को प्रपोज करना चाहता था और वह उसी की जानकारी निकलवाने के लिए वहां पर गया था। वह वेटर अब बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो गया था, क्योंकि नितिन ने उसको मीडियम लेवल के स्पीड स्टोन्स दे दिए थे। इसीलिए वह उसको जितनी जानकारी चाहिए थी उससे भी ज्यादा उसको बताने लगा था। लेकिन हासना का नाम सुनते ही नितिन चौंक गया। क्या वास्तव में वो उसको प्रपोज करना चाहता है? क्या वह आदमी पागल है? क्योंकि नितिन को पता था कि हासना कितनी ज्यादा गुस्सेल है। अगर उसको कोई भी प्रपोज करने आता तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाती। इस बात से हैरान था कि इन क्लाउड कॉर्नर किस तरह से इतनी दूर होने के बाद में भी उसके पास में हर एक चीज के बारे में जानकारी थी। और क्योंकि अब नितिन को उसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने वेटर को कहा, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और क्योंकि नितिन बहुत ही दूर से आया था और उसको पता था कि शायद अब उसको नेक्स्ट टाइम इतना अच्छा खाना नसीब में नहीं होगा, इसीलिए वह अपने पास में जो खाना पड़ा था उसको चाव से खाने लगा। क्योंकि आखिरकार एक ही एक तरह का खाना खाते खाते वह बोर हो गया था, क्योंकि वह बहुत दूर से आ रहा था। वहां से जानकारी इकट्ठा करने के बाद में और खाना खा लेने के बाद में नितिन वाइन शॉप से बाहर निकल आया और वह अब इन क्लाउड कॉर्नर के पास में चला गया। और वह जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जिनका लेवल लेवल 7 के ऊपर था। और उनके इस तरह के लेवल को देखते हुए और उनके अंदर की जो ताकत थी उसको देखते हुए नितिन सोच रहा था कि अगर ये वानियों साम्राज्य के अंदर जाते तो वहाँ के टॉप विशेषज्ञ टॉप लड़ाकू बन जाते। और फिर भी यहाँ पर देखो इनको यहाँ पर गार्ड बना के रखा गया है। ऐसा लगता है कि ये कॉर्नर बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसके अंदर की निहित जानकारी मेरे को बहुत ज्यादा काम आने वाली है। उसके बाद में नितिन उस कॉर्नर के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर इधर उधर नजर डालने लगता है। जब वह उस हॉल के अंदर पहुंचता है तो वह वहां पर देखता है कि हर एक प्रकार की फॉर्मेशन प्लेट या हथियार हो या फिर कोई सी भी चीज वहां पर
हर एक तरह की चीज मिल रही थी। उसके बाद में जल्दी से वह एक मेज की तरफ चला जाता है और वहां पर जाकर काउंटर पर काम कर रही लड़की से पूछता है, तुम जल्दी से अपने मैनेजर को यहाँ पर बुलाओ, मुझे उससे यहाँ पर मिलना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। जैसे उसने ये सभी शब्द कहे, उसने अचानक से अपनी पूरी एनर्जी वहां पर फैला दी और जिस एनर्जी को देखने के बाद में काउंटर पर खड़े हुई वो लड़की पूरी तरह से डर गई और वह जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाने के लिए वहां से निकल गई। कुछ देर बाद में वह लड़की एक बुजुर्ग के साथ में वापस आती है और जैसे वह बुजुर्ग वहां पर पहुंचता है तो वह नितिन को देखकर उससे कहता है, मैं रियान यहाँ का मैनेजर हूँ, आपको क्या मदद चाहिए। रियान भी नितिन के उस तरह की ऑरा को देखते हुए डर चुका था, लेकिन वह अपने आप को संभाले हुआ था। वह सामने वाले को पता नहीं लगने देना चाहता था कि वह उससे डरा हुआ है। रियान की उस तरह की बातों को सुनने के बाद में नितिन उससे शांति से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए मुझे एक शांत कमरे के अंदर ले चलो। नितिन की बात सुनने के बाद में रियान ने उसे इशारा किया और वह दोनों एक तरफ जाने लगे। वे जल्दी ही एक कमरे की ओर बढ़े जो बहुत ही ज्यादा सेफ नजर आ रहा था। उसके चारों तरफ फॉर्मेशंस लगी हुई थी। अगर उस रूम के अंदर कोई लड़ाई भी करे तो किसी बाहर वाले को पता नहीं चलेगा कि अंदर लड़ाई हो रही है। जैसे वो दोनों उस रूम के अंदर पहुंचते हैं तो रियान उससे पूछता है, ठीक है अब आप बता सकते हैं कि मुझे मैं किस ठीक है अब आप पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं। रियान की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने बड़े ही नरमाई से कहा, मुझे जहर होल के बारे में पूछना है कि वह कहाँ पर है। लेकिन नितिन के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में रियान की आंखें सिकुड़ गई। उसके चेहरे के ऊपर एक सिकन देखी जा सकती थी, लेकिन उसने शांति से नितिन को जवाब दिया, मुझे डर है कि मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए अगर आपके पास में कुछ और चीज हो पूछने के लिए तो आप वह पूछ सकते हैं। लेकिन रियान की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद में नितिन कुछ नहीं बोला और उसने अपने रिंग से 100 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स निकाल के रियान के सामने रख दिए। जैसे ही रियान ने उन हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अब उसके चेहरे पर लालच आराम से देखा जा सकता था, लेकिन उन सभी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को देखने के बाद में भी रियान ने शांति से जवाब दिया, मुझे माफ करे लेकिन आप हमें इन हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के साथ में नहीं खरीद सकते क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हमें पता होता तो हम आपको जरूर बताते। लेकिन फिर से रियान के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में नितिन ने फिर से अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से 500 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स निकाले। लेकिन जैसे ही नितिन ने वह हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स बाहर निकाले उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे हॉल के अंदर फैल गई और वहीं दूसरी ओर रियान की पूरी बॉडी हिलने लगी क्योंकि उसने अपने सामने इतने सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स जो देख लिए थे। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये ठीक है। नितिन के मुंह से वह सब सुनने के बाद में रियान ने जल्दी से कहा, मुझे माफ करना लेकिन ये सभी मेरे अंदर नहीं आते हैं, मैं इन सब से दूर रहता हूँ, इसीलिए मुझे अपने बॉस से पूछना होगा, अब वही आपको कुछ बता सकते हैं।